Now we have come to the next class of the mathematics, and we will discuss in this class set number 3, and the code number of this set is 822HX। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर लिख रहा है, यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पर L1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 26, L2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 156, और इसका एलसीएम दे रखा है 156, और आपसे पूछा है क्या HCF। ठीक है, तो आप को ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि L1 इंटू L2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, L1 की जगह L1 की वैल्यू रखिए कितना, देखिए 26 इंटू L2 की जगह L2 की वैल्यू रखिए कितना 156 इज इक्वल टू HCF की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। LCM की जगह LCM की वैल्यू रखिए देखिए इंटू 156। 156 से 156 ये कैंसिल आउट हो जाता है, कितना बचता है यहाँ पर बचता है 26 इज इक्वल टू HCF, और यहाँ पर HCF का मान कितना आ चुका है 26। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या देखिए मैं पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 4 पेयर दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 14,35, बी ऑप्शन में दे रखा है 18,25, और सी ऑप्शन में दे रखा है 31,93, और डी ऑप्शन में दे रखा है 32,62। तो देखिए सबसे पहले सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हमेशा दो संख्याओं का पेयर होता है, दो संख्याओं का जोड़ा होता है। और कैसी संख्याएं कि वो एक दूसरे को काटे ना, एक दूसरे से कोई भी संख्या वो विभाजित ना हो, और उनमें दोनों में एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। मतलब दोनों संख्याएं सिर्फ एक से विभाजित होनी चाहिए, किसी और से होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं उठाता हूँ पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन कितना है हमारा 14,35। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 14 और 35 दोनों संख्याएं एक के अलावा 7 से भी विभाजित हो जाती है। मतलब ये भी 7 से पूरी पूरी कट जाती है और 35 भी। ओके, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पर बाद में आते हैं, पहले ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो था वो क्या था, देखिए वो था हमारा 31,93। देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच जो गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड कौन सा है, एक है, लेकिन ये दोनों संख्याएं एक दूसरे को विभाजित कर रही हैं। कहने का मतलब जो 31 है वो 93 को 3 बार विभाजित कर देती है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ओके, अब ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 32,62। अब मुझे ये बताएं ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 32 भी 2 से विभाजित हो जाता है और 62 भी 2 से विभाजित हो जाता है। अब कौन सा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी बचता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देखिए 18,25। अब देखिए 18,25 क्या है यहाँ पर सीन, 18 भी कटेगा, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, लेकिन अब ये 25 भी कट सकता है 5 से। लेकिन ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो एक ही संख्या हो इसे भी काट दे और इसे भी काट दे, नहीं है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं आपको जो दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 7, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं वो कितने, देखिए 5,0 और एक बिंदु दे रखा है -12,0। ओके, मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया भी है, और कई बार कराने के बाद मैंने यहाँ पर मानता हूँ क्या, ए, इस बिंदु को मानता हूँ बी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, देखिए ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैंने आपको बताया था यहां पर जो x1 y1 मानते हैं, कैसे मानते हैं? इसे मानते हैं x1, इसे मानते हैं y1, इसे मानते हैं x2, इसे मानते हैं y2। ओके, तो यहां पर वैल्यूज पुट कराइए। चलिए देखते हैं। x2 का मान कितना है? -12। अब x2 आ गया, x1 की वैल्यू कितनी है यहां पर? -5। ओके, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बीच में लगाया। अब y2 की वैल्यू कितनी है? 0, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर 12 5 कितने होते हैं? 17, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का दोनों ऐड होंगे, तो कितना आ जाता है यहाँ माइनस के 17 का होल स्क्वायर और यहां पर प्लस 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद की कहानी देखिए, 17 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 289। प्लस में आएगा क्योंकि 2 बार गुणा होगी माइनस की तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। उसके बाद 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 17। क्या 17 यहां पर किसी ऑप्शन में था? तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए आपको दिख भी रहा होगा और मैं भी पढ़ रहा हूँ। क्या है? देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे? 7 शेषफल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाता हूँ, एक क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए जैसे 3, 4, 5 से बोला गया 3, 4, 5 मतलब 6 लो यहाँ पर कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है कि अगर इस संख्या से उस संख्या को काटते हैं तो कितना बचना चाहिए? शेषफल 2 बचना चाहिए। शेषफल प्रत्येक दशा में 2 बचना चाहिए। इससे विभाजित करें तब भी कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। और इससे विभाजित करते हैं तब भी कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो आप समझ जाना कि वहां पर क्या बोला गया है? एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो इन तीनों, ये 3 संख्याएं जो है एक ऐसी संख्या को विभाजित करती हैं पूरा। किस संख्या को विभाजित करती हैं? चलिए एलसीएम लेते हैं इनका। 2, 4, सॉरी यहां पर कितना लेना पड़ेगा? 3, 4, 6। 3 से विभाजित करिए पहले से, कितनी बार कट जाएंगे? 1 टाइम्स, यहाँ पर ये 4 ऐसी लिखिए, यहाँ पर 2 टाइम्स। अब 2 से डिवाइड करिए, 1 ऐसी रहेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 12 एक ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है ये, जो किस से विभाजित हो जाती है? इससे ही पूरी विभाजित हो जाती है, इससे भी पूरी विभाजित हो जाती है, इससे भी पूरी विभाजित हो जाती है। ओके, ये छोटी से छोटी संख्या, अगर हमने इससे देखा जाए कि अगर बड़ी संख्या की बात करता है तो बड़ी संख्या 24 भी होगी, 48 भी होगी, जो इन संख्याओं से क्या होगी? पूरी विभाजित होगी। मैंने बोला कि क्या बचना चाहिए प्रत्येक दशा में? शेषफल कितना बचना चाहिए? 2। तो जो छोटी से छोटी संख्या आई है उसमें कितना ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो। कितना आ गया यहाँ पर? 14। अब हम भाग करते हैं। चलिए देखिए, 3 से भाग करते हैं, 3 से विभाजित करते हैं 14 को, कितना शेषफल आएगा? दे 4। 12 आ गया यहाँ पर 2, शेषफल कितना? 2। अब करते हैं किससे? 4 से डिवाइड करते हैं किससे? 14 को, कितना शेषफल बचता है? 2 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया? 12। कितना शेषफल बचा? 2। अब करते हैं 6 से, बिल्कुल 2 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब 6 से डिवाइड करते हैं किसे? 14 को, तो यहां पर कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यहां पर 12 आ गया और 12 आने के बाद शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। तो अब कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब इतना सा था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने उन संख्याओं का क्या निकाल लेना? एलसीएम निकाल लेना, और उसके बाद जितना शेषफल पूछा गया वो उस संख्या में क्या कर देना? जोड़ देना है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। संख्याएं थी यहां पर 35, 56 और 91। 35, 56 और कितनी थी? 91। तो ये संख्याएं किससे डिवाइड हो जाती हैं? ये बताएं मुझे। 7 से डिवाइड हो जाएंगी? चलिए करते हैं। 14 से हो सकती हैं? नहीं होंगी 14 से। 7 से? 7 पंजे 35, 7 अठे 56 और ये हो जाएगी, हाँ 7 7, 2 बचे 7 तिया 21। अब क्या हो जाएगी? नहीं होंगी ना।
अब एक काम करते हैं, जब अब और डिवाइड नहीं हो सकता तो इनकी एक काम करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके किसकी, 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 13। तो सबसे पहले हम ऐसी संख्या से गुणा करना चाहते हैं जिसमें जीरो बना लें हम। तो जीरो किसकी संख्या में गुणा करेंगे, 5 और 8 की गुणा कर लीजिए, जीरो बन जाएगा यहाँ पर। 7 गुणा कितना हो जाएगा, 40। आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना अगर जीरो आ जाता है कैलकुलेशन में। तो अब कितना हो जाता है यहाँ पर, 7 चौक 28, जीरो आ गया इंटू 13। अब करिए मल्टीप्लाई, 13 0 0, 13 अट्ठे कितने होते हैं, 104, 104 का 4, हाथ से लगी कितने, 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 कितने होते हैं, 36। तो ये 36 40 की एक ऐसी संख्या आ गई है छोटी छोटी, जो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 35 से हो जाती है, 56 से हो जाती है और 51 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर शेषफल नहीं बचेगा। उसने कहा कि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचना चाहिए, 7। तो एक काम करिए, इसमें कितना जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 36 47। क्या किसी ऑप्शन में है 36 47? चलिए देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 960, ऑप्शन नंबर बी कितना दे रखा है, 980, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 984 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 990। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ पर आती है गुणजों की। तो गुणज किन्हें कहते हैं, गुणज कहते हैं जिनसे संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 8 के गुणज लिखने हैं मुझे, तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, पहला गुणा जाएगा। 8 की 2 से मल्टीप्लाई करिए, दूसरा गुणा जाएगा। 8 की 3 से मल्टीप्लाई करिए, तीसरा गुणा जाएगा। यहाँ पर कितने गुणज निकालने हैं, 15 गुणजों का योग निकालना है। तो पहला गुणज कितना होगा, पहला तो 8 ही होगा, उसके बाद दूसरा कितना होगा, 16 होगा, तीसरा कितना होगा, 24 होगा, और 15वां कितना होगा। जब पहला गुणज निकाले तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दूसरा गुणज निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और 15वां गुणज निकालेंगे तो 8 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से करेंगे। तो लास्ट वाला जो हो जाएगा गुणज वो कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120। ये एक हमें ऐसा लग रहा है ये एक समांतर श्रेणी बन जाती है, जिसके प्रत्येक पद में सार्वंतर कितना है, प्रत्येक पद में अंतर कितना है, 8 का अंतर है। तो यहां पर ए का मान कितना हो जाता है, 8। डी का मान कितना हो जाता है, डी का मान मैं निकालने के लिए बार बार बताता हूं आपसे कि अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है। कितना, 16 में से कितना घटाया जाएगा, 8। तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ए का डी का मान भी कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। उसके बाद एन का मान यहां पर कितना है, एन का मान है यहां पर 15, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 गुणज लेने। उसके बाद देखिए यहां पर ए एन का मान कितना है, लास्ट पद कितना है मुझे बताएं, लास्ट पद है 120। अब मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में अगर n पदों का योगफल निकालना है तो आपको 2-3 सूत्र याद करने हैं। 2 तो सूत्र बताए थे, एक बड़ा वाला, और यहां पर हाँ n का मान कितना था, यहां पर n का मान गलती से लिख दिया 15 था, वही है ना, क्योंकि 15 गुणज बोले थे, 8 गलत लिख दिया था। चलिए अब an का मान कितना आ गया, 120। उसके बाद क्या आ जाता है, देखिए उसके बाद 2 सूत्र होते हैं। एक Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक सूत्र ये होता है, और एक सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस an। देखिए यहां पर कोई भी सूत्र लगाने के बाद आंसर आ जाएगा, लेकिन जहां ऐसा सूत्र पकड़े आप जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। देखिए आपको an की वैल्यू पता है, पता है, a की वैल्यू पता है, पता है, n की वैल्यू पता है, पता है। तो जब सारी की सारी वैल्यू पता है तो इसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगी ना, तो हमने यही सिलेक्ट करना है फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी थी मुझे तो याद हो गई है, 15, नीचे कितना 2, उसके बाद a कितना है, यहाँ पर a है 8 प्लस an कितना है 200, 120 है। चलिए अब देखिए आगे 15 आ जाता है ऐसे ही, नीचे कितना 2 इंटू 120 और 8 कितने होते हैं, 128। अब 128 से 2 से काटते हैं, 128 को कितनी बार कटता है, 64 बार। उसके बाद आता है 15 गुणा 64, और 15 की और 64 की गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखिए चलिए करते हैं, 15 चौका 60 और 15 छक्का 90, 90 और 6 कितने होते हैं, 96।
960 हमारा आंसर आ चुका है। क्या ऑप्शन में है? हाँ मुझे तो लग रहा है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? 960, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या है देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 का एक मूल कितना हो? -2 हो तो p का मान बताइए। देखिए ये क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आना ही आना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक सेट में रिपीट हो रहा है और हर बार मैं बताता हूँ कि अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल आपको दिया है और उसमें k की वैल्यू या p की वैल्यू निकलवाई है, तो आपने क्या करना है, जो मूल दिया है उससे कहाँ रख देना है? x के स्थान पर रख देना। जो भी मान आएगा p का या k का वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं जो द्विघात समीकरण दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो मूल होते हैं, जब द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं आप, तो x के दो मान आते हैं, बिल्कुल आते हैं। x के दो मान आते हैं, चाहे वो कुछ भी आते हैं, तो वो किसके मान होते हैं? वो x के मान होते हैं यहाँ। और वो उन्हें क्या कहते हैं? हम मूल कहते हैं। यहाँ पर एक मूल दे रखा है, मतलब कहने का मतलब x का एक मान दे रखा है। कितना दे रखा है? x बराबर -2। और द्विघात समीकरण के दोनों मूल, जो द्विघात समीकरण होती है उसे सेटिस्फाई करते हैं। उसे सेटिस्फाई का मतलब, अगर हम मान रखते हैं इधर, दोनों साइडें क्या आ जाती हैं? बराबर बराबर आ जाती हैं। तो इसका मतलब हमने x की जगह क्या रखना है? -2 रखना है b का मान निकालने के लिए। चलिए रखिए, यहाँ पर -2 रखा मैंने x के स्थान पर, ओके। प्लस 2 इंटू एक्स के स्थान पर रखता हूँ कितना? -2 और माइनस p इज इक्वल टू 0 आ जाता है। उसके बाद की कहानी देखिए, यहाँ पर 2 की 2 बार गुणा होगी और जब 2 की 2 बार गुणा होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर प्लस माइनस -4 माइनस पी इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक माइनस में था, एक प्लस में था, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा और माइनस पी। अब इन भाई साहब को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो प्लस में पहुंचेंगे, तो पी का मान कितना आ चुका है? 0। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है देखिए, आपको दिख रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। चलिए यहां पर बिंदु दे रखे हैं कितने? 5, -2 और कितना दे रखा दूसरा बिंदु? -3, 2। ये दो बिंदु दे रखे हैं और दो बिंदु मैं इधर बना लेता हूं। यहां पर ये वाला 5, -2 इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है -3, 2। ओके, इन दोनों के समदूरस्थ बोला गया है कि एक बिंदु निकालना है हमें, एक बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं और वो बिंदु कहां पर होना चाहिए? एक्स अक्ष पर होना चाहिए। एक्स अक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो एक इसके बीचों बीच एक बिंदु बनना है क्या, जहां पर x का मान तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन y का मान क्या होगा? 0 होगा। अगर y अक्ष पर कहता तो वहां पर x का मान क्या होता? 0 होता है। यहां पर x अक्ष पर का है तो y का मान कितना होगा? 0 होगा। ये कंफर्म है। और एक बात और कह दी उसने कि बीचों बीच में है ना, समदूरस्थ का मतलब बीचों बीच में, इसका मतलब मध्य बिंदु है ये। और मध्य बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं इसे x1 मानता हूं, इसे y1 मानता हूं, x2 मानता हूं, y2 मानता हूं, तो देखिए x इज इक्वल टू होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालते हैं तो कितना होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और अगर y का निकालते हैं तो कितना आता है? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन y का तो क्या बोल रखा है? 0 बोल रखा है, उसका निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसका निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x1 का मान कितना है यहाँ पर? 5 और x2 का मान कितना है यहाँ पर? -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है? 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 आ चुकी है। तो यहां पर जो बिंदु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मुझे बताएं? बिंदु हो जाएगा यहां पर x की वैल्यू कितनी है? ये 1 और y का मान तो 0 है ही, तो यहां पर ऑप्शन हो जाता है हमारा 1,0 है किसी ऑप्शन में? हाँ 1,0, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए कि 2x² - 5x + 4 = 0
के मूलों की प्रकृति होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है वास्तविक और समान, दूसरा है काल्पनिक, वास्तविक नहीं, और ऑप्शन नंबर सी है कि वास्तविक और असमान, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। x² का गुणांक क्या मानते हैं हम a, x का गुणांक क्या मानते हैं b, और बाकी जो बचा हुआ होता है वो हमारा होता है c। अगर देखिए v² माइनस 4ac की वैल्यू, अगर इसे कैलकुलेट करने पर, इसका मान निकालने पर अगर आता है इसका मान 0 से छोटा, तो मूल होते हैं काल्पनिक। क्या होते हैं? काल्पनिक, मतलब वास्तविक नहीं। और इसका मान आता है अगर 0 के बराबर, तो मूल होते हैं वास्तविक और असमान, समान। अगर 0 के बराबर आता है तो मूल क्या होंगे? समान होंगे। समान का मतलब x की 2 वैल्यू निकलेंगी, अगर x की एक वैल्यू अगर 2 आई है तो दूसरी भी कितनी आएगी? 2 आएगी, ये समान है। और एक है कि अगर v² माइनस 4ac का मान किया होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े का मतलब होता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3.2 आ जाए, 3.5 आ जाए, कुछ भी आ जाए 0 से बड़ा आ जाए, तो क्या होंगे? मूल होंगे वास्तविक और असमान। असमान मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां पर 2 है यहां पर भी 2 होगा, अगर यहां 2 है तो यहां से यहां पर क्या होगा? x का मान कुछ अलग ही होगा। ठीक है, समझ में आई कहानी? और हाँ, 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 0 से छोटी संख्या सारी की सारी वो संख्या होती हैं जो माइनस में होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, 2x² माइनस 5x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर की जाए तो क्या आएगा? a का मान क्या आएगा बताएं मुझे? a का मान वो होता है जो x² के आगे लिखा हुआ होता है, तो यहां पर 2 है। b का मान वो होता है जो x के आगे लिखा हुआ होता है, कितना है b का मान? -5। और c का मान कितना लिखा हुआ है यहां पर? 4। अब b² माइनस 4a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो v² माइनस 4ac, v का मान कितना? -5, उतार लो, रख दो, -4 इंटू a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है यहाँ पर? 4। 5 पंजे कितने होते हैं? 25, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। यहाँ पर कितना बचता है? आप देखो, 25 में से 32 जाएंगे, यहाँ पर घटेंगे ना? हाँ घटेंगे। कितना बचेगा? माइनस के साथ बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या क्या थी? माइनस की थी। और मैंने अभी बताया था कि माइनस की संख्याएं सारी की सारी क्या होती हैं? 0 से छोटी होती हैं। 0 से छोटी हो गई। अब ये कौन सी कंडीशन में जाता है? अभी अगर वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखोगे तो मैंने लिखवाया था v² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक, काल्पनिक भी लिखा नहीं जा रहा, काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं होंगे। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन चला जाता है? ऑप्शन नंबर वी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, मैं पढ़ रहा हूं कि 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ऑप्शन यहां पर कितने दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि यदि इनके संगत कोण बराबर हों, और ऑप्शन नंबर बी है कि यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, और ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो समरूप की कंडीशन क्या होती है? अगर मैं आपको बताऊं, समरूप कंडीशन होती है कि दो वस्तुएं समरूप होंगी अगर वो दिखने में सेम हो। सर्वांग संग कब होती हैं? कि उनका आकार भी सेम होना चाहिए। दिखने में सेम कहने का मतलब कोई भी एक छोटा, कहने का मतलब अगर मैं यहां पर बताता हूं, देखिए एक आकृति, ये आपको एक एलिफेंट दिख रहा है ना? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। और एक एलिफेंट मैं बना देता हूं, क्या बड़ा एलिफेंट बनाते हूं, ठीक है? तो ये एलिफेंट आपको दिखने में सेम लग रहे होंगे लेकिन साइज में सेम नहीं है। तो साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता समरूप आकृतियों के लिए, बस दिखने सेम चाहिए। और सर्वांग सम के लिए दिखने भी सेम चाहिए और उनका आकार भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब हमें आना है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कंडीशन कौन कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर संगत कोण बराबर हैं तब भी दो आकृतियां समरूप होती हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, और अगर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तब भी वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा त्रिभुज बनाता हूं, एक बड़ा त्रिभुज बनाता हूं, अगर इनके एंगल बराबर हैं, दो एंगल भी अगर बराबर हो गए तो ये आकृति क्या होंगी, समरूप होंगी। या फिर इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। कहने का मतलब, अगर देखिए ये 2 3 ये 4 लिख लिया, तो ये कितना होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि संगत भुजा, इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये वाली, इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये वाली, इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये वाली। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 4, यहां पर लिख देता हूं 6 और यहां पर लिख देता हूं 8, तो ये इसे जब डिवाइड कर दिए कितना आता है, 2 आता है। जब ये इसे डिवाइड कर दिए कितना आता है, 2 आता है। जब ये इसे डिवाइड कर दिए कितना आता है, 2 आता है। कहने का मतलब इनका अनुपात क्या आता है, बराबर आता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होंगी, ये आकृतियां समरूप होंगी। तो अगर त्रिभुजों के एंगल, संगत एंगल बराबर हैं तो भी क्या होती हैं, समरूप होते हैं, और अगर इनकी भुजाएं समानुपाती हैं तब भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए भी राइट है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट है, दोनों ऑप्शन राइट है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, देखिए चित्र में त्रिभुज और डी सी समरूप है ओ बी ए के। यदि एंगल बी ओ सी 125 है और सी ओ डी 70 है तो एंगल ए ओ बी का मान होगा। तो यहाँ पर एक आकृति जो आपको दिख रही है, वो आकृति में यहाँ पर अगर बनाता हूँ तो क्या बनती है, देखिए यहाँ पर दे रखा है कौन कौन से त्रिभुज, ओ डी सी। पहले तो यहाँ पर डी बनाता हूँ, यहाँ सी बनाता हूँ, यहाँ पर कितना ए और यहाँ पर बी, और यहाँ पर बीच में कितना दे रखा है, ओ। ओ डी सी कौन सा है, ओ डी सी ये वाला त्रिभुज किसके समरूप है, ओ ए बी के। ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। और क्या क्या दिया है, ये दिया है एंगल 70 और ये दिया है कितना, 125। ठीक है। तो संगत त्रिभुजों के, सॉरी संगत नहीं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। फिलहाल अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखें। अब ये दो समांतर भुजाएं हैं, अब समांतर हैं तो ये क्या अंतःकोण है, एकांतर कोण है, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। ठीक है। अब ये एक लाइन पर बना कोण कितना होता है, सभी को पता होना चाहिए, 180 होता है। तो यहां से यहां तक का एंगल, पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा, पूरा 180 होगा। और ये कितना 125 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 में से घटा दीजिए कितना होगा, 125 घटाते हैं कितना आता है, इधर दाएं लिए 5, यहाँ पर 7, कितना बचता है 55। तो ये कितना बचता है, 55 आ जाता है। और आप सब जानते हैं कि एक ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं इसे ए मानता हूं तो ये वाला एंगल उसने निकलवाया है, देखो एंगल ओ ए बी, देखिए ये वाला सिंबल लग रहा है ना, एंगल ओ ए बी। अगर एंगल का साइन 3 अक्षरों में लिखा हुआ है ओ ए बी, तो हमें कंफ्यूजन ये होता है कि एंगल ओ बताएं, एंगल ए बताएं, एंगल बी बताएं। तो आप जो चुनते हैं यहाँ पर कोण वो चुनते हैं जो ए पर बना हुआ होता है। आप चलना स्टार्ट करेंगे ओ से बी तक चलेंगे, और जो ए पर कोण बन रहा होगा वो कोण हमने फाइंड आउट करना होता है। देखिए ओ ए बी यहाँ तक चले, बीच में आ रहा है ओ, तो ये वाला कोण हमने फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कितना 55 है, ये कितना 70 है। उसके बाद ये एंगल निकालना है आपको। अगर मैं बात तो करूं तो ओ ए वी प्लस 55 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। 70 55 कितने होते हैं, 70 55 होते हैं हमारे 5 7 5 12, 125 इज इक्वल टू 180। इन भाई साहब को उठा के इधर लेकर आइए, किस में पूछेंगे, माइनस में। ओ ए वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 कितना आ गया, यहाँ पर घटाने के बाद बताएं मुझे, 55 आ चुका है। तो ऑप्शन में क्या 55 है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है। और यहाँ पर आगे जो लिखा हुआ उससे घबराए ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि थीटा का जो मान है ना वो 90 से कम और 0 से बड़ा है। तो हमने थीटा का मान निकालना है, और क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से छोटा आना चाहिए।
तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, कॉस थीटा। थीटा का मान निकालना है आपको। यहां पर तुम्हें देखना, सोचना, समझना क्या है कि अगर ये साइन हट जाए, ये कोस हट जाए, तो थीटा बाहर निकलेगा, वरना किसी के बस की बात नहीं थीटा को बाहर निकाल सको। तो ये साइन कब हटेगा, जब दूसरी तरफ साइन होगा, या फिर दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कोस कोस होना चाहिए। तो या तो दोनों तरफ साइन साइन बना लो या फिर कोस कोस बना लो। तो एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, क्या आप लोग भी जानते हैं कि कोस, अगर मैं बात करता हूं कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो मैं कोस थीटा की जगह कितना रख सकता हूं, इतना रख सकता हूं ना। तो इस कोस थीटा की जगह कितना रख सकता हूं, इतना। तो ये तो साइन थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर इसके स्थान पर कितना, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, अब तो दोनों तरफ साइन साइन हो गए। अब साइन से साइन ही क्या हो जाता है, हट जाता है। यहां पर कितना बचता है, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब ये थीटा माइनस में था, इधर ले आओ, तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ओके, थीटा थीटा कितना हो जाएंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 90। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45। ओके, तो ऑप्शन में क्या है यहां पर 45। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नहीं काटते नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। हाँ, ये रूल्स होता है, जब इंटर में आओगे तब पता लग जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या देखिए कि साइन 15 अपॉन कितना लिख रहा है नीचे, कॉस 75। एक काम करिए, यहां पर इसे 90 में से घटा के लिखिए। तो 90 में से कितना घटाएं कि 15 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर 90 में से 75 घटा दो तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लें। अब नीचे कितना लिखा हो, कोस 75। ठीक है, अब देखिए ये अभी भी कितना लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, क्योंकि 90 में से 75 जाएंगे 15 बचेंगे। लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मिल जाता है एक सूत्र। कौन सा, यहां पर मिल जाता साइन, अगर 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसे कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें। ये थीटा का काम कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे हम कितना, कॉस 75 बटे कॉस 75। कॉस 75 से कॉस 75 कैंसिल, कितना आ गया, 1। चलिए ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है, क्या देखिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हो, ये दिया हुआ है। और वैल्यू किसकी निकलवाइए, वैल्यू निकलवाइए आपसे साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। ठीक है, अब एक काम करिए, जब इसकी वैल्यू निकलवाइए, आप सोचना नहीं है, आपको क्या करना है, आपने यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो। और जब थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद थीटा की वैल्यू यहां रख देनी है, और जो भी मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल देखिए, अभी अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था, बिल्कुल सेम टू सेम वही तो दिया हुआ है। कोस इधर ही तो लिखा हुआ था, जब कोस उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए, कोस को उठाकर उधर लेके जाइए। यहां पर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कितना होगा, कोस थीटा। अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखें। अभी क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था कि इसके स्थान पर कितना लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब थीटा इधर लेकर आएंगे तो कितना, 2 थीटा इज इक्वल टू 90। 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 45 बार। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45। अब जो थीटा का मान 45 आया, इस थीटा की जगह रखिए। यहां पर देखिए कितना आता है, साइन की घात 4 45 प्लस कोस की घात 4 45। अब अगर आपको साइन 45 का मान आता तो क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको अगर कोस 45 का मान आता है तो क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर नहीं आता तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। तो चलिए, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 की घात 4 प्लस कोस 45 का मान भी इतना ही होता है, 1/√2 का होल पावर 4।
पावर का मतलब होता है कि इसे कितनी बार लिखना है, 4 बार गुणा करनी है इसकी जो अंदर लिखा हुआ, तो 4 बार गुणा करेंगे तो 1/√2, 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 प्लस 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2। देखिए जब नीचे दो √2 की और √2 की गुणा होगी तो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 2 गुणा इन दोनों की गुणा होगी तो 2 आ गया, प्लस इन दोनों की गुणा होगी तो कितना आएगा 1/2, इन दोनों की गुणा होगी तो कितना आएगा 1/2। अब इन दोनों की गुणा करिए 1/4 प्लस 1/4। तो अब 1/4 को मैं यहां पर जोड़ देता हूं। देखिए एलसीएम कितना लिया 4, यहां पर 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया, कितना आ गया 2/4, कैंसिल किया कितना आ गया 1/2। क्या ऑप्शन में है किसी, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दिख रहा है, देखिए sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में दिख रहा है और दूसरी ब्रैकेट में लिख रहा है 1 माइनस साइन ए। ओके, तो यहां पर मैं आपको बताऊं sec a प्लस tan a, ओके यहां पर कितना लिख रहा है 1 माइनस साइन ए। ओके उधर यार ये मिटाते हैं पहले। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, एक होता है कोट, एक होता है सेक, एक होता है कोसेक। आपको अगर क्वेश्चन इन तीनों में दिखता है तो आप कोशिश ये करिए कि इन तीनों में कन्वर्ट कर लो, तब क्वेश्चन करना, क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इधर 1 माइनस साइन ए था तो इसे क्या कर लेना है, साइन कोस में ब्रेक कर लो। सेक ए का उल्टा क्या होता है, कोस ए, 1 कोस ए, प्लस टेन ए का एक सूत्र होता है साइन ए अपॉन कोस ए, तो यहां पर लगाइए साइन ए अपॉन कोस ए, ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ओके, अब देखिए नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, कोस ए एलसीएम आ रहा है, कोस ए एलसीएम लेना है आपको, और ऊपर मिलता है 1 प्लस साइन ए। जब सेम एलसीएम आता है, सेम एलसीएम आ जाता है नीचे की संख्या होगा तो हम ऊपर की संख्या एज इट इज रख देते हैं, सेम टू सेम वैसे ही रख देते हैं। फिलहाल इधर कितना बचा हुआ है हमारा 1 माइनस साइन ए। और आपको मैंने बताया कि अगर संख्याएं अगर इस तरह दिखती हैं, दोनों सेम टू सेम है, बस बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, 1 का स्क्वायर करते हैं वही रहेगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब आपको अगर बताऊं तो त्रिकोणमिति का पहला सूत्र जो होता है वो यही होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर को उठाकर उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में पहुंचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं ये रख सकता हूं, हाँ रख सकता हूं। तो इसके स्थान पर कितना रख सकता हूं मैं, इसके स्थान पर रख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर ए अपॉन, क्या हुआ, तो देखिए यहां पर कोस से कोस कैंसिल एक, तो यहां पर कितना एक कोस बचा, केवल एक कोस। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और कौन सा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या है, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या होगी। तो आपको डायग्राम दिख रहा है, और डायग्राम एक बार मैं फिर बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, पहला डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम ये है। पहले डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक कोण कितना दे रखा है 45, और ये कोण दे रखा कितना 60। अवनमन कोण कहाँ से देखे जाते हैं, मैंने बताया था ऊपर से देखे जाते हैं। ऊपर से मतलब ये ए बिंदु रेखा है, ये पी, तो ए और पी के अवनमन कोण पूछे। तो अगर ये कोण कितना है, ये कोण 45 है, तो ये कोण कितना होगा, मुझे बताइए कितना होगा, ये 45 होगा, कितना होगा, चलिए पता नहीं ना आपको, मैं बताता हूं। जो ए से देखा जाएगा अवनमन कोण वो ये वाला होगा, और ये जितना होगा उतना ही क्या होगा ये, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं, तो ये कितना हो गया
45। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, ये कितना है कोण, अवनमन कोण क्या होगा, यहां से होगा, अगर ये 60 है पूरा कितना होगा 90 होगा, ये 60 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ 30 होगा। तो यहां पर बेटे ऑप्शन कौन सा आ जाता है, तो 45,30 इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा, जो भी आपको दिख रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपको दिख रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल सी और tan A बराबर कितना दिया हुआ है, 1 कितना दिया हुआ है 1/√3। तो यहाँ पर थोड़ा सी मिस प्रिंटिंग है, और मिस प्रिंटिंग क्या है कि जो एंगल सी है वो समकोण है। तो एक अगर मैं त्रिभुज बनाता हूँ, कौन कौन सा त्रिभुज बनाता हूँ, यहाँ पर A बनाता हूँ, यहाँ पर B बनाता हूँ, यहाँ पर C, तो C कितना हो जाता है 90 हो जाता है, C 90 हो गया। और A की बात करते हैं, A के लिए उसने भाई साहब ने दे रखा है कितना कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। और अब अगर मैं बात करता हूं A का मान कितना होगा, तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए A का मान कितना होगा, A का मान होगा यहां पर 1/√3, किसका मान होता है tan, 30 का tan से tan हट जाता है तो A का मान कितना आ जाता है 30। ओके, अब A का मान 30 आ चुका है, देखिए इसका मान 30 आ चुका है और इसका मान 90 हो गया है। 90 और 30 कितने होते हैं, 90 और 30 होते हैं 120। 120 कितने पूरे करने, 80 पूरे करने, तो ये कितना होगा 60। ठीक है, कितना होगा 60। तो V एंगल V बराबर 60 हो चुका है, एंगल C बराबर कितना हो चुका है 30, सॉरी एंगल C बराबर 30 नहीं, एंगल A बराबर कितना हो चुका है 30। ओके, अब आगे कहानी बढ़ते हैं, उसने फाइंड आउट किसकी वैल्यू करवाई है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब देखते हैं यहां पर, देखिए साइन A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू बेटे निकालिए 30 इंटू साइन कोस B मतलब B का मान कितना है यहां पर 60 प्लस कोस A का मान कितना है 30, तो कोस 30 इंटू B का मान कितना है 60, तो 60 लिख दिया। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कोस 30 का मान 1/√3, सॉरी √3 अबे लिख दो सही करके, √3/2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो यहां पर कितना हो गया 1/4, और यहां पर दोनों की गुणा करेंगे 3 और नीचे दोनों की गुणा करेंगे कितना गया 4। तो देखिए क्या आ गया यहां पर 1/4 प्लस 3/4, दोनों के एलसीएम कितने ले लिए 4 ले लिया, यहां पर 1 प्लस कितना हो जाता 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4/4, कैंसिल कर दिया कितना आ गया 1। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर ऑप्शन कितना राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात हमें पता रखना चाहिए कि घड़ी कैसे होती है, घड़ी ये होती है, और घड़ी की मिनट की सुई जो होती है अगर मैंने मान ली यहां पर है तो 1 मिनट में कहां पर पहुंचेगी, वो यहां पर पहुंचेगी। तो ये जो त्रिज्या खंड बना है ये वाला, ये यहां से त्रिज्या खंड जो बना है, तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, और घड़ी की सुई की जो लंबाई दे रखी है वो r दे रखी है, मतलब त्रिज्या का मान हो जाता है r। ठीक, अब सबसे पहले आपको अगर पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम चलते हैं, चलिए मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो आप कहोगे सर एक पूरा चक्कर लगा देती है। पूरा चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री घूम जाती है, कितने घंटे में, 1 घंटे में, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है सुई 360। तो अगर मैं 1 मिनट में निकालना चाहूं तो इस 60 को कहां पहुंचाऊंगा, इसके बटे में, तो यहां पर कितना रह जाएगा 1 मिनट, कितना हो जाएगा 360 बटे 60 कट गया 6 छंग 36, कितना आ गया 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का। क्षेत्रफल का सूत्र अगर आपको पता है तो निकाल सकते हो, क्या होता है त्रिज्या खंड का, θ/360 πr²। ठीक, थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पर 6 बटे और इंटू πr², 6 छंग 36, तो यहां पर कितना आ जाता है
पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना नीचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको? शायद हाँ ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर राइट हो जाता है ए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखिए, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि ठोस, यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है ठोस, ठोस में और खोखले में क्या अंतर होगा? देखिए यहाँ दो अर्धगोले बना रहा हूं, एक अर्धगोला ये है और एक अर्धगोला ये है, इसे बनाइए ठोस। तो ठोस का जो ऊपर का कटा हुआ वाला सिरा होगा वो भी क्या होगा, हम वहां पर भी टच कर सकते हैं। और कहाँ टच कर सकते हैं? जो गोल गोल होगा नीचे से वहां पर भी टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खोखले पर नीचे 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 टच कर सकते हैं, ऊपर खुला हुआ होगा वहां पर टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ठोस अर्धगोले में क्या चीज बढ़ जाती है, एक ऊपर का वृत्त और बढ़ जाता है। तो अगर हम ठोस की बात करते हैं कि अगर त्रिज्या इसकी आर होती है तो इसका जो नीचे वाला क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो नीचे नीचे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन और कहाँ टच कर सकते हैं, और इसकी गोल गोल सतह पर टच कर सकते हैं, ऊपर से जहां से कटा हुआ है तो वो कितना होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों जुड़ के कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ऊपर गोल गोल में टच कर नहीं सकते हैं वृत्त में, यहाँ पर तो नीचे नीचे वाला रहता है। तो खोखले गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, केवल 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आती है? चलिए आती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है बेटे, जो व्यास का मान दे रखा है कितना दे रखा है 1/2। अगर व्यास से हम त्रिज्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। जैसे अगर व्यास या 10 तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी। तो आधी का मतलब नीचे भाग करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या त्रिज्या अगर निकालने हैं तो क्या करेंगे 1/2, 2 से भाग कर देंगे। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर नहीं, कहाँ जाएगा इस 2 के पास में, कितना हो जाएगा 1/4। आर का मान 1/4 हो गया। किस में रख दो, इसमें रखना है ना, बिल्कुल वेरी गुड, इसमें ही रखना है। देखते हैं, हाँ इसमें ही रखेंगे क्योंकि ठोस अर्धगोला है। तो 3 × पाई × 1/4 कितना 4, क्या स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाता है देखिए 3 पाई, नीचे कितना हो जाएगा 16। तो 3 पाई/16 आंसर में है क्या? हाँ 3 पाई/16 आंसर में है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। और क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है हमारा कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक कितने दिए हुए हैं। देखिए माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ हमारा कितना 26.1 और माध्यक कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ माध्यक यहाँ पर 25.8। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है उसने बहुलक। तो यहां पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर इन 3 चीजों में से एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है तो एक फॉर्मूला ट्रिक से याद करना है। क्या कि यहां पर लिखना 1 और 1 किसके बराबर होगा, अगर 3 में से 2 घटाएंगे तब होगा। यहां पर क्या लिखना है इसके आगे बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा होगा वो पहले आता है। माध्यक मतलब बीच वाला, यहां पर माध्यक लिख दिया इसके आगे माध्यक। और जो बचा हुआ यहां पर क्या लिख देंगे माध्य, ये इसकी गुणा में लिखा हुआ है, इसकी गुणा में लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या आ गया बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक। माध्यक कितना दिया हुआ है 25.8 माइनस 2 × माध्यक कितना दिया हुआ है 26.1। अब गुणा करिए 3 × 8 = 24 का 4, 3 पंजे 15 और 3 × 8 = 24 का 4, 3 पंजे 15, 15 और 2 होते हैं 17, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, कितने के बाद पॉइंट 1 के बाद पॉइंट, माइनस यहाँ पर कितना लिखा हुआ था 1, 2 × 2, 2 छंग 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5, कितने के बाद पॉइंट 1 के बाद। अब 77 में से 52 घटाओ, 77 में से अगर हम 52 घटाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, यहां पर कितना बचता 2, यहां पर कितना बचता 5 और यहां पर कितना बचता 2। तो 25.2 ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको याद करना है। ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या बताऊं, यहां पर तो सबको पता होना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है।
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक तो माध्य होता है और कौन सा होता है, माध्यक होता है। बारंबारता केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, ये एक अपनी अलग डिजिट है। तो इसका मतलब बी और सी दोनों राइट हो जाते हैं, और दोनों राइट वाला ऑप्शन जो भी होगा वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह, अगले क्वेश्चन की ओर।